नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था थायराइड ग्रंथि की संरचना। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के कार्य। आपको मालूम है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे एक तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तथा थायराइड ग्रंथि में ही पाई जाने वाली सी कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका पहला कार्य है यह ऑक्सीकरणीय उपापचय को बढ़ाकर, अर्थात जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ाकर, और उपापचय में भी कौन सी जो ऑक्सीकरणीय है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। अर्थात ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो ऑक्सीकरणीय उपापचय को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन की दर को बढ़ाता है, इसलिए यह एक तरीके से जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। इसलिए इसे टेम्पो ऑफ लाइफ अर्थात जीवन में सक्रियता लाना कहा जाता है। जीवन में सक्रियता लाने वाला इसे हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा उत्पादन होता है तो शरीर में सक्रियता आती है, तो इसी कारण इसे टेम्पो ऑफ लाइफ या जीवन में सक्रियता लाने वाला हार्मोन कहा जाता है। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मेंढक होता है, मेंढक में जो कायांतरण की क्रिया है, जो मेंढक आपको मालूम है कि जो मेंढक होता है उसमें जो लार्वा होता है उसे टेडपोल कहते हैं, और ये जो टेडपोल नामक जो लार्वा होता है वह वयस्क मेंढक में बदलता है, इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। तो जो टेडपोल है उसका वयस्क में बदलना अर्थात जो कायांतरण की क्रिया है उसमें कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेडपोल या मेंढक में कायांतरण हेतु कौन से हार्मोन की सक्रियता, कौन से हार्मोन का योगदान होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का योगदान होता है। फिर देखिए वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि करता है। आपको जब मैंने ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है वो आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, जो आंत्र है उसमें जो भोजन का अवशोषण होता है, तो उस भोजन के अवशोषण में जो ग्लूकोज का अवशोषण है उस ग्लूकोज के अवशोषण में थायरोक्सिन हार्मोन का योगदान होता है। तथा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है या बेसिक मेटाबॉलिक रेट है जिसे हम आधारी उपापचयी दर कहते हैं, उसमें भी यह वृद्धि करता है। फिर देखिए ये जो हमारी हृदय स्पंदन दर है HBR, हार्ट बीट रेट को भी यह बढ़ाता है। फिर देखिए आगे इसका जो अगला कार्य है कि यह भोजन के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। अभी आपको मैंने पहले बिंदु में ही बताया था कि यह जो उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, जिसमें ऐसी उपापचयी क्रियाएं जो ऑक्सीकरणीय प्रकार की होती हैं उनको यह बढ़ाता है। तो यह भोजन के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है, और जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का उत्पादन होता है इसी कारण से इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। फिर देखिए आगे इसका जो अगला कार्य है वह है कि यह ग्लूकोनियोजिनेसिस आपको मैंने बताया था एमिनो एसिड से ग्लूकोज के संश्लेषण को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोटीन संश्लेषण, शरीर ताप व तंत्रिका के कार्यों को बढ़ाता है। अगला कार्य है इसका कि यह एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन की क्रियाविधि को बढ़ाता है। तथा जो ठंडे रुधिर वाले प्राणी हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था समतापी प्राणी और असमतापी प्राणी। तो जो असमतापी प्राणी होते हैं जिन्हें ठंडे रुधिर वाले प्राणी भी कहा जाता है, उनमें ये प्राशन नियमन और निर्मोचन के लिए उत्तरदायी होता है। फिर देखिए आगे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के प्रभाव। यदि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी यदि कमी हो जाएगी किसी व्यक्ति में, या जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित होगा, तो किसी व्यक्ति में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी का जो पहला प्रभाव है वह है औटुवामनता या क्रिटिनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है, कौन से हार्मोन की कमी से
क्रिटिनिज्म होता है तो उसमें दे रखा होगा थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन। तो हमें याद रखना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से क्रिटिनिज्म नामक जो रोग होता है वो होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बालक में शारीरिक वृद्धि, जो शिशु होता है उसमें शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से बालक में शारीरिक वृद्धि और इसकी जो मानसिक वृद्धि है, जो इसका मेंटल डेवलपमेंट है, वो मंद हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे बच्चों में मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का विकास कम होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी होने से व्यक्ति में जो उसका मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, ब्रेन का विकास है, तंत्रिका तंत्र का विकास है, वो कम होता है। ऐसे बच्चे बौने रह जाते हैं और ऐसे बालकों को हम क्रिटिन्स कहते हैं। और ऐसे बालक कैसे होंगे? बंदे होते हैं, अर्थात जनन में असक्षम होते हैं। फिर देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी का जो अगला प्रभाव है, जो प्रौढ़ व्यक्तियों में, ये जो ऊपर वाला जो रोग था वह बच्चों में होने वाला है, क्रिटिनिज्म, और जबकि मिक्सिडिया जो रोग है वह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से प्रौढ़ों में होने वाला रोग है। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से प्रौढ़ों में जड़ मानवता के साथ साथ, मतलब जड़ मानव का मतलब होता है जिसमें जो बुद्धि है वो विकसित नहीं होती, साथ साथ उसमें त्वचा का मोटा होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, त्वचा का पीला पड़ना तथा जनन क्षमता का कम होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें बीपी, एचबीआर और शरीर के ताप आदि में भी कमी हो जाती है। तो मिक्सिडिया जो है थायरोक्सिन कमी से प्रौढ़ों में, प्रौढ़ का मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं उनमें होने वाला रोग है। फिर देखिए अगला रोग जो आपने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं के अंतर्गत, गलगंड रोग या गोइटर रोग, या साधारण घेंगा भी कहते हैं इसे, या कोलाइडल घेंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है, जब हम ऐसा भोजन करें, जो हम भोजन करते हैं उसमें आयोडीन होना आवश्यक है। यदि हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं लेते हैं तो आयोडीन युक्त भोजन न लेने से जो थायराइड ग्रंथि है वो बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे गर्दन वाला क्षेत्र भी फूल जाएगा। तो जो गलगंड रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। और आपको मालूम है जो आयोडीन है, जो आयोडीन होता है वो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के साथ मिलकर थायरोक्सिन के निर्माण में काम आता है। तो यदि हम आयोडीन नहीं लेंगे या हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो गलगंड नामक जो रोग है वह हो जाता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ के पानी में आयोडीन की क्या होती है? कमी होती है। तो गलगंड रोग। फिर देखिए अगला है हाशीमाटा रोग। जो हाशीमाटा रोग है वह, इसे हम थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। आपको मैंने प्रतिरक्षा तंत्र वाले चैप्टर में बताया था स्व प्रतिरक्षा रोग, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो स्व प्रतिरक्षा रोग होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई बार हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है, जिसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और वहाँ पर मैंने एक आपको रोग बताया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। उसी प्रकार यहाँ पर जो हाशीमाटो रोग है वह भी एक स्व प्रतिरक्षा रोग का ही उदाहरण है, जिसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। इस रोग में देखिए क्या होता है, जब थायरोक्सिन का अल्प स्राव होता है किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति को जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है उसकी बढ़ोतरी के लिए दी जाने वाली जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों को प्रतिरक्षा तंत्र एंटीजन के रूप में पहचानता है। कोई व्यक्ति है यदि उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्राव हो रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली जो औषधियाँ होती हैं, उन औषधियों को हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीजन के रूप में पहचानता है और उनके विरुद्ध क्या बना देता है? एंटीबॉडी बना देता है, जिससे थायराइड ग्रंथि है वह नष्ट होने लगती है, जिसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। फिर देखिए आगे कमी का अगला प्रभाव है एचबीआर। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें थायरोक्सिन की कमी होती है, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वह एचबीआर को बढ़ाता है, बीएमआर को बढ़ाता है। तो थायरोक्सिन की कमी से एचबीआर कम हो जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, हार्ट बीट रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट तथा यौन इच्छा में कमी हो जाती है।
ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा उत्पादन भी कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वह भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा का उत्पादन कम होगा, जिससे शरीर में सुस्ती रहती है। महिलाओं में जो आर्तव चक्र है वह आना बंद हो जाता है, जिसे एमिनेशिया कहा जाता है। फिर देखिए, यदि किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन है, यदि वो अधिक स्रावित होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, नेत्रोच्छेदी गलगंड या एक्जोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अधिक स्राव से जो नेत्र गोलक होते हैं, हमारे जो नेत्र गोलक होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के जो नेत्र गोलक हैं अर्थात जो नेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और बाहर की तरफ आपको उभरे हुए दिखाई देते हैं डरावने से। तो नेत्र गोलक हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसे नेत्रोच्छेदी गलगंड कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति में दृष्टि डरावनी और घूरती हुई दिखाई देती है। फिर अगला रोग है ग्रेवस। ग्रेवस में जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बढ़ने लगता है और प्लूमर में थायराइड ग्रंथि जगह जगह गांठें बन जाती है। तो थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बनना, प्लूमर तथा थायराइड ग्रंथि के आकार में बढ़ोतरी होना ग्रेवस कहलाता है। तो ये थे थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के प्रभाव। फिर है जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अधिक स्राव से HBR अधिक हो जाता है, BMR अधिक हो जाता है तथा ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है और ऐसे व्यक्ति को पसीना अधिक आता है। तो ये थे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी व अधिकता के प्रभाव। अगला है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो अगला हार्मोन है जो C कोशिकाओं से स्रावित होता है वह है कैल्सीटोनिन हार्मोन। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कैल्सीटोनिन, यदि हम इसमें एक शब्द निकालें तो वो शब्द निकलता है कैल्शियम। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि में जो C कोशिकाएं होती हैं उनसे ये स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। आपको याद रखना है यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिक भी कह सकते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक, तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिक भी कहते हैं। तो ये थे थायराइड ग्रंथि की संरचना और थायराइड ग्रंथि के से स्रावित जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी के प्रभाव और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के प्रभाव, और कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। अब देखिए, अगला जो हार्मोन है, अगली जो ग्रंथि है वह है पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उस थायराइड ग्रंथि में ही दशीवी, ये देखिए हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसको दो पालियों में विभक्त होती है। इन दो पालियों में जो प्रत्येक पाली है, लोब है, उस लोब में दशीवी 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि में ही दशीवी पाई जाती हैं। अब देखिए, जो पैराथायराइड है उस ग्रंथि की स्थिति क्या है। मानव में ये ग्रंथि संख्या में 4 होती है, अर्थात कितनी होती है, 2 जोड़ी, जो थायराइड ग्रंथि की ही पालियों में दशी रहती है। और जो प्रत्येक पाली में 2 पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं, जिसका भार 0.01 से 0.03 ग्राम होता है तथा लंबाई 6 से 7 mm तथा चौड़ाई 3 से 4 mm होती है। फिर देखिए, जो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है वो आसान है, बिल्कुल इसके नाम पर ही है। स्रावित हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। इस हार्मोन को जो है कोलिप ने खोजा था। आपको याद रखना है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन, और इस हार्मोन को कोलिप ने खोजा था, इसलिए इसे हम कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए, इस हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था
जो कैल्शिटोनिन होता है वो है रक्त में कैल्शियम जो है उसकी मात्रा को कम करता है। तो जो कैल्शिटोनिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है उसके विपरीत कार्य करता है पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। तो देखिए ये कैल्शिटोनिन के विपरीत कार्य करता है अर्थात रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो देखो विपरीत कार्य हो गया, कैल्शिटोनिन कम करता है जबकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर देखिए विटामिन डी के साथ मिलकर अस्थि व दांतों को मजबूत करता है, रक्त में कैल्शियम व फास्फेट आयन का नियमन करता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पेशियों में संकुचन। तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन होने के लिए कैल्शियम आयनों का विशेष योगदान होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम पेशियों की संरचना और पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तब हम पढ़ेंगे जो कैल्शियम आयन होते हैं उन कैल्शियम आयनों का पेशियों के संकुचन में विशेष योगदान होता है। तो पेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेग और रक्त का थक्का वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से आयनों का योगदान होता है? कैल्शियम आयनों का। यदि आपको पूछा जाए रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन का योगदान होता है तो आपको बताना है विटामिन के। यदि आयनों के बारे में पूछा जाए तो कैल्शियम। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के और कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है। पेशियों में संकुचन के लिए कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए पेशी संकुचन, रक्त का थक्का बनाने और तंत्रिका आवेग में सहायता करता है। अब देखिए यदि किसी हार्मोन में पैराथायराइड हार्मोन जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीटीएच की कमी हो जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव दिखाई देंगे। तो देखिए कमी के प्रभाव, तो आपको पहले तो ये संदर्भ याद रखना है कि ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो अब देखिए यदि पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी जिससे पेशियां कार्य करना बंद कर देंगी तथा पेशियों में जकड़न या ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी कहते हैं। देखिए हाइपो लगाने का यहाँ पर संदर्भ ये रहा, अभी मैंने बताया था कम की दशा के लिए हाइपो आता है और अधिक की दशा के लिए हाइपर आता है। तो यदि किसी व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति के रक्त में कैल्शियम आयनों की कमी हो जाएगी, परिणाम स्वरूप पेशियां कार्य करना बंद कर देंगी और पेशियों में ऐंठन हो जाएगी, जिसे हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी कहा जाता है। फिर देखिए रक्त में कैल्शियम की कमी होगी जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाएगा। दांतों व अस्थियों का विकास रुक जाएगा। ये थे कमी के प्रभाव। अब देखिए अधिकता के प्रभाव क्या हैं। आपको याद रखना है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है पीटीएच वो कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति में या मानव में यदि पैराथायराइड हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो इसका मतलब है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया जाएगा और ऐसी दशा में क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। देखो ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस में एक शब्द है पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, और ओस्टियो से यहाँ पर तात्पर्य है अस्थियाँ। तो पैराथायराइड हार्मोन के अधिक स्राव से कैल्शियम विघटित होकर, यदि किसी व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो ऐसे व्यक्ति में कैल्शियम विघटित होकर अस्थियों से रक्त में आ जाता है। अर्थात जो अस्थियों में जो कैल्शियम होता है वो विघटित होकर रक्त में आ जाएगा, जिससे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और अधिक होना हाइपर कैल्शियमिया की दशा कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, हड्डियों से कैल्शियम अलग हो जाने पर अस्थियां भंगूर, भंगूर का मतलब है कमज़ोर, कोमल व खोखली हो जाती है, जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। फिर देखिए अधिकता का अगला प्रभाव है, यदि किसी व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन अधिक स्रावित हो रहा है तो उसमें ओस्टियोपोरोसिस की दशा हो जाएगी, अर्थात अस्थियां छिद्रित हो जाएगी और उन छिद्रित अस्थियों में है वहाँ पर तंतु में उत्तक बढ़ जाते हैं। इस रोग को हम ओस्टियोटिस सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यदि किसी व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन अधिक स्रावित हो रहा है तो उस व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और ये कैल्शियम किडनी और जो हमारा पित्ताशय है
उसमें ये कैल्शियम जमने से वहाँ पर किडनी स्टोन या पित्ताशय स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। तो इस प्रकार ये थी हमारी पैराथायराइड ग्रंथि, जिससे पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पेशियों में टिटेनी पैराथायराइड हार्मोन की कमी से होता है और ऑस्टियोपोरोसिस पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से होता है। अब देखिए अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। जब हम प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रहे थे तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो थाइमस ग्रंथि की क्या स्थिति है? ये ग्रंथि होती है वो हृदय के ठीक आगे या जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो श्वास नाल है उसके पास स्थित होती है। उत्पत्ति में ये एंडोडर्मल होती है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि का निर्माण जन्म के बाद होता है। इस ग्रंथि का निर्माण जन्म के बाद होता है। मानव में यौवनावस्था के पश्चात धीरे धीरे लगातार जो थाइमस ग्रंथि है उसमें ह्रास होने लग जाता है और वृद्धावस्था तक आते आते ये जो हमारी थाइमस ग्रंथि है वो सामान्य तौर पर निष्क्रिय हो जाती है। फिर देखिए इससे स्रावित जो हार्मोन होता है वो थाइमोसिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन हार्मोन। अब देखिए हमने जब प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट होती हैं वो दो प्रकार की बनती है, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मैंने आपको बताया था वे लिम्फोसाइट जो अस्थि मज्जा से निकलकर थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं, वो लिम्फोसाइट किस रूप में परिपक्व होती हैं? टी लिम्फोसाइट के रूप में। तो पुनः देखिए जो हमारा जो अस्थि मज्जा है उससे लिम्फोसाइट बनती हैं। अस्थि मज्जा है, बोन मेरो है, जो बोन मेरो है उस बोन मेरो से लिम्फोसाइट बनती हैं। अब ऐसी लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं वो टी लिम्फोसाइट के रूप में परिपक्व होती हैं, शेष बी लिम्फोसाइट के रूप में जानी जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी जो थाइमस ग्रंथि है उसका योगदान प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। इसीलिए जो ये थाइमस ग्रंथि है, अभी मैंने आपको बताया कि जो थाइमस ग्रंथि है वो बच्चों में अधिक सक्रिय होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय होती जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि वृद्धावस्था तक आते आते हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो थाइमस ग्रंथि है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो इससे जो स्रावित हार्मोन है वह है थाइमोसिन। अब इसका कार्य देखिए क्या है इस हार्मोन का, थाइमोसिन का। देखिए कुछ लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनने के बाद में थाइमस ग्रंथि में जाकर परिपक्व होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो हम कह सकते हैं जो थाइमोसिन हार्मोन होता है या जो थाइमस ग्रंथि होती है वो टी लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी थाइमस ग्रंथि है वो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है, अर्थात यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट हैं वो डेवलप की जाती हैं। इस कारण से टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखिए थाइमस ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है थाइमोसिन वो टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायता कर प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। वृद्धावस्था व बढ़ती उम्र के साथ थाइमोसिन का उत्पादन कम या पूर्ण बंद हो जाता है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था तक आते आते कार्य करना बंद कर देती है, इससे थाइमोसिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए वृद्धों का या बूढ़ों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार जो ये थाइमस ग्रंथि होती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। इसी कारण से टी लिम्फोसाइट जो होती हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि के बारे में जाना। अब देखिए पिछले वीडियो में जो हमने पीनियल ग्रंथि पढ़ी थी उस पीनियल ग्रंथि में आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो पीनियल ग्रंथि होती है
वो 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद जो हमारे अंदर जो पीनियल ग्रंथि होती है, वह 10 से 12 वर्ष तक की आयु तक जो हमारे अंदर यौवनावस्था है या लैंगिक परिपक्वता है उसको आने से रोकती है। लेकिन 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद में जो ये पीनियल ग्रंथि होती है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, वो स्रावित होना बंद हो जाता है और इस ग्रंथि में कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इसे ब्रेन सैंड कहते हैं। तो कुछ बच्चों को ये समस्या थी कि ये ब्रेन सैंड क्या है। तो देखिए ब्रेन सैंड क्या है। तो देखिए ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में अनेक पालियाँ होती हैं। जो पीनियल ग्रंथि होती है उसमें अनेक पालियाँ होती हैं, लॉब्स पाई जाती हैं और इन पालियों तथा ग्रंथि के चारों तरफ संयोजी ऊतक पाया जाता है। जो पूर्ण ग्रंथि होती है, मतलब पीनियल ग्रंथि जब अपने पूर्ण आकार में वृद्धि कर लेती है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के कण पाए जाते हैं। उनको ही मस्तिष्क धूल कहा जाता है या ब्रेन सैंड कहा जाता है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, अर्थात 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद में जो पीनियल ग्रंथि होती है उसमें कैल्शियम का जमाव हो जाता है और ये जो कैल्शियम का जमाव होता है इसे मस्तिष्क धूल कहा जाता है। या जो मनुष्य है उसमें जो पीनियल ग्रंथि होती है वो 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद में डीजनरेट होना अर्थात निष्क्रिय होना प्रारंभ कर देती है और इसमें कैल्सिफिकेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। कैल्सिफिकेशन की क्रिया का मतलब है इसमें कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इसे ही हम जो ये कैल्शियम जम जाता है पीनियल ग्रंथि में, इस जमे हुए कैल्शियम को हम ब्रेन सैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आज हमने थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि के बाद में हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के बाद में वृषण और अंडाशय के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।